नमस्कार मित्रों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, सीटेट पर आधारित पेडागॉजी के वीडियो हमारे लगातार चल रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम गणित के पेडागॉजी को लेकर के आए हुए। मैथ पेडागॉजी भाषा का सबसे ज्यादा महत्व है और हर भाषा, चाहे वह गणित का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे आपका संस्कृत का हो, सब में कम से कम 10 पेडागॉजी के प्रश्न सीटेट में आते हैं। चलते हैं, हम प्रश्न देखते हैं सीधे सीधे। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों एवं उनके लंबे और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। क्या है? श्यामपट्ट का तल। श्यामपट्ट का तल उनके लंबे और किनारों से परिचय तो आप करा देंगे कि किनारा है ये। ब्लैक बोर्ड का आपने किनारा दिखा दिया, ये भी दिखा दिया कि ये जो है लंबा है, इसकी ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। लेकिन इसकी सरल आकृति आप नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरल आकृति का मतलब होता है कई प्रकार की आकृतियां हो, या तो केवल यहाँ आयताकार दिखाएगा, या तो वर्गाकार दिखाएगा, या किसी एक आकृति में फिक्स होगी आपका ब्लैक बोर्ड। लेकिन सरल आकृति में आने के लिए उसका फ्लक्चुएशन होना जरूरी है। ठीक, तो आपका यह ब्लैक बोर्ड तो क्या हो गया? गलत हो गया। जियो बोर्ड। जियो बोर्ड ही इसका आंसर होगा, क्योंकि जियो बोर्ड जो है भूमंडलीय एक समतल उपकरण है जिस पर कई प्रकार के आपके आकृति उकेरे रहते हैं। जैसे सपोज ऐसे होता है आपका, ठीक, ये ऐसे ऐसे बना होता है इस पर। अब इस पे आप जो है कोई भी एक सरल आकृति बना सकते हैं। ये हो गया है आपका त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज बना दिया। आपको स्क्वायर बनाना है, आप स्क्वायर समझा दिए। आपको यहाँ घन बनाना है, आप घन बना देंगे। आयत बनाना है, आप आयत समझा देंगे। ठीक, कई प्रकार के सरल आकृति आप इस पे उकेरे जा सकते हैं जियो बोर्ड पे। और इससे जो है आप उसके किनारों के बारे में भी बता सकते हैं कि यह उसका किनारा है और ये उसकी लंबाई है और ये उसकी चौड़ाई है। ठीक, तो इसका आंसर आपका सीधा सीधा जियो बोर्ड ही होगा। 3D स्लाइड्स के नोट्स केवल एक चीज दर्शाएंगे, ये भी अपना जो है फिक्स्ड डायग्राम होगा। क्यूब्स तो ऐसे भी फिक्स्ड डायग्राम होगा। वह भी घन है तो घन केवल अपना घन दिखाएगा, आयत की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिखाएगा। इसलिए यह भी आपका क्यूब्स क्या होगा? क्यूब्स भी आपका विकल्प नहीं होगा। विकल्प भी क्या है आपका? सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ किस बात पे बल देती है? ठीक है, एनसीएफ 2005 विशेष रूप से दिए हुए इन विकल्पों में किस बात पे विशेष बल देती है? गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। गणित सबके लिए आने वाले हैं, जो जिसकी रुचि होगी वह पढ़ सकता है। तो यह गलत हो गया आपका, क्योंकि इसमें चयनित शब्द दे दिया है। गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। प्रत्येक बच्चे को सफल होना अनिवार्य है। गणित में एनसीएफ 2005 कहती है कि 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को बिना किसी परीक्षा के, ठीक ना, बिना परीक्षा के पास करना है। ठीक ना, तो ये आपका विकल्प क्या होगा? सही होना चाहिए। लेकिन हम अगला विकल्प देखते हैं। शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। क्यों पहले भाई परीक्षा होगी? आपके विद्यालय में आ रहा है पढ़ने, तो आप उसका एग्जाम लेकर के पढ़ाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। आपको सबको पढ़ाना है और सबको योग्य बनाना है। तो ये भी आपका विकल्प क्या है? गलत है। निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। अलग क्यों होगी भाई गणित पाठ्यचर्या? ठीक, जो कमजोर बुद्धि है, मंद बुद्धि वाले लोग हैं, कह रहा है ना निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए, उनके लिए क्यों हम पाठ्यचर्या अलग करेंगे? समावेशी कक्षा में एक जो है आपका कक्षा होगा, एक पाठ्यक्रम होगा, एक रूपरेखा होगा। आपके समझाने का तरीका अलग भले ही हो सकता है, आप किस बच्चे को किस तरीके से समझाओगे यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप बच्चे की क्षमताओं के अनुसार ही बच्चे को मोड़ सकते हो, बच्चे का अधिगम सुगम बना सकते हो।
तो यानी यह विकल्प क्या है, डी भी आपका गलत है, विकल्प बी आपका क्या होगा, पूर्ण रूप से सही होगा। अगला प्रश्न है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। शिक्षक जो है अपने छात्रों से कह रहा है कि आप 5 भिन्न की सूची बनाइए। क्या कह रहा है शिक्षक छात्रों से क्या मूल्यांकन कर रहा है शिक्षक, ताकि छात्रों के अंदर किस प्रकार का प्रोग्रेस हुआ है, उच्च कर रहा है, निम्न कर रहा है, मध्यम कर रहा है, क्या कर रहा है, विकल्प के हिसाब से चलेंगे। सोचने के उच्च स्तर को केवल 5 जो है भिन्नों की सूची बनाना, यह किसी बालक के उच्च स्तर को नहीं दर्शा सकता, क्योंकि उच्च स्तर को तभी दर्शाएगा जब वह कई प्रकार के भिन्न होंगे, किसी एक प्रकार के भिन्न पे नहीं जा सकता। तो यह आपका गलत होगा। विश्लेषणात्मक सोच को, यहाँ कहाँ विश्लेषण हो रहा है भाई, 1/2 हो गया, 2/4 हो गया, 3/6 हो गया, यहाँ 5 अगर भिन्नों की सूची बना दें तो हम विश्लेषण कहाँ कर रहे हैं, यहाँ विश्लेषण भी नहीं करना है। त्रिविमीय या आबलिक आकाशीय सोच को, त्रिविमीय सोच, 3 डायमेंशन, ऐसा नहीं, यहाँ 3 डायमेंशन भी नहीं जा रहा है, यानी आपका विकल्प सी भी सही नहीं है। सोचने के निम्न स्तर को ही यह दर्शा सकता है, क्योंकि यहाँ केवल 5 भिन्नों की एक सूची बनानी है, तो वहाँ केवल जो है अध्यापक यह देख रहा है कि बच्चे का ग्रोथ लेवल जो हम सिखा रहे हैं वह धीरे धीरे जो है ग्रोथ कर रहा है या नहीं, यानी उनकी निम्न स्तर को जो है वह मूल्यांकित कर रहा है, यानी विकल्प आपका डी सही है। अगला आपके पास प्रश्न दे रहा है, किसी अभ्यास में प्रश्न था P रेखाखंड Q, R रेखाखंड IS, ठीक, रेखाखंड की लंबाई मापिए। रेखाखंड की लंबाई को मापने के लिए बोला जा रहा है किसी बच्चे से, अध्यापक ने बोल दिया और बच्चे से बोल रहा है कि आप रेखाखंड की लंबाई बोलिए। वह दे रहा है PQRS, ब्लैक बोर्ड पे उसने लिखा है, प्रश्न में लिखा हुआ है PQRS, लेकिन बच्चा जो है हड़बड़ी में बोल रहा है कि PQ के जगह भी वह बोल रहा है AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और RS के जगह पे भी बोल रहा है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक। अब कह रहा है कि यह जो बोल रहा है बच्चा, वह किस त्रुटि के कारण बोल रहा है। संकल्पनात्मक त्रुटि, कार्यविधिक त्रुटि, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि, पढ़ने की त्रुटि को। संकलनात्मक त्रुटि हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ संकल्पना तो कोई बनानी ही नहीं है, यहाँ तो दिया हुआ है, स्पष्ट आपके सामने मूर्त है, तो संकल्पना का कोई मतलब नहीं हुआ, यह गलत हो गया। कार्यविधिक त्रुटि, कार्य भी आपको नहीं करना, रेखाखंड पहले से दिया हुआ है, केवल क्या करना है, माप करके उसकी लंबाई को बता देना है, तो यह भी आपका क्या हुआ, विकल्प नहीं हुआ। पढ़ने की त्रुटि भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने पढ़ा है, इसकी लंबाई जब मापा है तो आपने पढ़ा है 5 सेंटीमीटर है, तो पढ़ने की त्रुटि भी नहीं हो सकती। आप पढ़ ले रहे हैं, आप हड़बड़ी में, आपकी आदत हमेशा यह है हर प्रश्न में AB बराबर A, AB बराबर A, AB बराबर A, इसलिए आप PQ के जगह पे भी AB बोल दे रहे हैं और RS के जगह पे भी AB बोल दे रहे हैं। तो यह रेखाखंड का नाम बार बार AB लिखने की आपकी क्या है, आदत है। कोई भी रेखाखंड लिख रहे हैं तो एक AB रेखाखंड है, आप लिख रहे हैं तो आपकी आदत बनी हुई है AB, अतः आपका विकल्प सी क्या होगा, विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5-3 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब एक संकल्पना दिया हुआ है आपके सामने, इस प्रश्न पर इस सीमित, यानी कि जो 5-3 दिया हुआ है, इस सीमित को लेकर के उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त, यदि उसका उत्तर मुक्त है यानी 8 है, 8 है और 8 क्या है, मुक्त है, फ्री है, आप समझ लीजिए, तदनुरूपी मुक्त,
तदनुरूपी का मतलब कि मुक्त है, 8 आपका उत्तर आ रहा है मुक्त है, लेकिन चीज़ें यहाँ क्या हो सकती हैं, परिवर्तित हो सकती है। कोई जरूरी नहीं कि 5 और 3 ही 8 होगा, यहाँ आपका 7 धन 1 भी 8 हो सकता है। ठीक, और क्या होना चाहिए, उत्तर प्रश्न होगा, यानी कि आपका 8 क्या उत्तर क्या होना चाहिए, बात बराबर होनी चाहिए। प्रश्न आपके भले ही ये चीज़ें बदल जाए, लेकिन उत्तर क्या होना चाहिए, 8, एक ही आना चाहिए। अब इसमें हमको देखना है कि कौन सा विकल्प सही है। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 और 3 का योग तो यहाँ आपको दे ही रहा है, लेकिन इस जो हमारा इस टॉपिक दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, उसको देखना है। तो यह कथन जो है यह नहीं कह रहा है, योग ज्ञात करने के लिए नहीं कह रहा है, इसका मतलब विकल्प बी एक गलत है। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 8 प्राप्त हो, यह भी नहीं कह रहा है, क्योंकि यहाँ प्रश्न उत्तर तो दिया नहीं है, केवल आपका जो है प्रश्न दिया हुआ है, तो यह भी नहीं होना चाहिए, यह भी आपका गलत हो। ऐसी कोई 2 संख्याएं बताइए जिसका योग 8 हो। हमने क्या बता दिया, ऐसी कोई भी 2 अन्य दूसरी भी संख्या बता सकते हैं, 7 और 1 भी बता सकते हैं, या इसको 6 + 2 भी लिख सकते हैं, या इसको 5 + 3 भी लिख सकते हैं। ऐसी कोई दूसरी भी संख्या बताइए जिसका योग क्या हो, 8 ही आए, यानी यह विकल्प आपका क्या है, सही। 5 और 3 का योग क्या होगा, यह कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा है, यानी यह विकल्प आपका गलत है, विकल्प सी ही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 10 दहाई धन 11 सैकड़ा धन 12 इकाई किसके बराबर है। 1213, 1,11,012, 1,01,112 या 1,212, इस किसके किसके बराबर है हम देख लेंगे। 10 दहाई 10 गुणे 10, ठीक, यह कितना हो गया आपका 100। 11 सैकड़ा 11 गुणे 100, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा 1100, ठीक। 12 इकाई 12 गुणे 1 क्या हो जाएगा 12, ठीक। सबको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ये हो गया 2 1 1 1 2 और 1 1212। इसमें कोई विकल्प है, आपका विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है, 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं। 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं, कोई एक पार्ट दे दे। मान लीजिए कि अगर हम कह दें कि 16 में 4 कितने हैं, 16 में 4 कितने हैं, तो क्या करेंगे, 16 में 4 का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। कह दे 25 में 5 कितने हैं, तो 25 में 5 का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। वही चीज यहां पे भी है, 3 से 1/3 में कितने 1/6 हैं, क्या करेंगे, 3 से 1/3 में 1/6 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। आपका हो जाएगा 3 3 9 1 10/3 और यह ऊपर चला जाएगा इंटू 6, ठीक, अपान 1, ये हो जाएगा 3 दूना के 6, कितना हो गया 20, ठीक ना। ये 20 जो है 1/6 है, कोई विकल्प है, आपका विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को, अभ्यास का जो समय है उसको समावेशित करने का मतलब क्या है, क्या उसका उद्देश्य है। अध्यापक क्या सोच करके अभ्यास प्रश्न को पाठ्य पुस्तक के अंदर समावेशित कर रहा है, विकल्प दिया हुआ है, देखते हैं। विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। विद्यालयों में अब विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती केवल तो थोड़े प्रदान कराया जाएगा, उसके साथ साथ कुछ तो अधिगम कराया जाएगा ना। ऐसा अवसर, ऐसा सामाजिक वातावरण हम पैदा करेंगे जिससे बच्चे आनंद के साथ भी अगर खेल भी रहे हैं तो कुछ सीखें, यानी अधिगम के अवसर को ही उपलब्ध कराना हर चीज़ का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थियों के मध्य केवल अवसर शब्द ही जो है उचित हो सकता है, तो यहाँ यह विकल्प क्या है, गलत है। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, ऐसा कोई
प्रश्न नहीं आता कि आप अपने दैनिक जीवनचर्या को बदल लेंगे तो बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप दैनिक जीवनचर्या के साथ भी यदि सामाजिक वातावरण के साथ अपने अवसरों का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ेंगे तो अधिगम में आपको आसानी होगी। तो यह भी आपका विकल्प सही है। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, यह भी आपका सही नहीं है। विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, आप यहाँ देखिए अधिगम का अवसर यहाँ प्रदान हो रहा है, अर्थात विकल्प डी क्या है आपका सही है। यानी आप यह समझ लीजिए कि जिस विकल्प में कोई भी प्रश्न हो, यदि विकल्प में केवल अवसर शब्द आ जाए, अवसर जहां पॉजिटिव थिंक में हो, तो आप यह समझ लीजिए कि वह विकल्प क्या है सही है। अगला प्रश्न है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। शब्द आप समझिए 26 और 26 शतांक। 26 का मतलब हो गया 26 धन, 26 शतांक का मतलब हो गया 26 का 100वां भाग, यानी कि 26/100। ठीक, ये हो गया 26 धन दशमलव 26 बराबर 26.26। विकल्प है कोई? विकल्प आपका ये सही। उसके बाद से आपका 10वां क्वेश्चन है 35362 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान। आप समझ लीजिए स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डाल दूं। स्थानीय मान का मतलब होता है कि वह किस स्थान पे है, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी वह जिस स्थान पे होगा वह उसका स्थानीय मान होगा। और अंकित मान का मतलब जो अंक है, चाहे 1 से लेकर के 9 तक के बीच का जो अंक है वह स्वयं सेम टू सेम उतर जाता है। तो स्थानीय मान यहाँ 5 का स्थानीय मान 35362 में 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान आप देख लीजिए, 5 तो ऐसे लिखेंगे, उसके बाद किस स्थान पे रहा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 5 के आगे कितना अंक है? 3। तो 3 यहाँ क्या कर देंगे? शून्य बढ़ा देंगे। ठीक, अब जो है अंकित मान, इसमें 5 का जो अंकित मान होगा वह क्या होगा? हमने आपको बताया सेम टू सेम अंक ही आपके उतर जाते हैं। पूछ क्या रहा है? अंतर आप घटा दीजिए, कितना आएगा? 4995। इसमें कोई विकल्प है? विकल्प बी आपका क्या है सही। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हमारा वीडियो ऐसे अनवरत जारी रहेगा। मैं आपसे इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, साथ में सब्सक्राइब करना सबसे पहले न भूलें और थंबनेल भी दबाएं। धन्यवाद।